एमपीपीएससी को पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो लंबा समय लेती है। उसे पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा नियोजन सही नहीं होता है। ऐसा प्रश्न जो आपको लगा हो कि ये प्रश्न अनएक्सपेक्टेड था? एक प्रश्न जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो यही था, आपने आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करा? जो बुक्स में है वो तो बुक्स में है ही, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसमें क्या अलग कर सकती हूँ, इस पर मेरा फोकस रहता था कि तलवार यदि राम के हाथों में दी जाए तो वो सृजन करेगी, रावण के हाथों में दी जाए तो संहार करेगी। सफलता के जो मंत्र हैं वो यही मानती हूँ। पहला है सकारात्मकता, दूसरा है धैर्य, तीसरा है परिश्रम और चौथा है सतत प्रयास। आपने बताया कि 2023 में आपको असफलता मिली। क्या गलतियां आपने उस समय करी और उनमें सुधार किया? सबसे पहली गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस किया। पहला मॉक मैंने विनर्स में दिया था। पहला मॉक जो था वो विनर्स में ही आपने दिया? जी सर। एमपीपीएससी की जब भी बात आती है तो सबसे बड़ा सपना विद्यार्थियों का होता है डिप्टी कलेक्टर बनना। और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं और हाल ही में सिलेक्टेड एक एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर के पद पे सफलता हासिल करी है। और ना सिर्फ सफलता हासिल करी है, मध्य प्रदेश में 5th रैंक वो लेकर आई हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे पूरी उनकी जर्नी, उनकी संघर्ष की यात्रा, कैसे उन्होंने सफर शुरू किया, क्या उन्होंने इस सफर में चीजों को सीखा, वो सब मार्गदर्शन आज आपको मिलेगा। तो हर्षिता जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में पूरे विनर्स परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आभारी हूँ विनर्स परिवार की कि आपने मुझे अवसर दिया युवाओं से जुड़ने का, उनसे संवाद करने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अ, थोड़ा सा आप आपका परिचय जरूर दे दीजिए और इसके बाद मैं अभी सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट आने के बाद के जो दिन रहे हैं, जी सर। इनमें आपको कैसा लग रहा है? रिजल्ट के बाद क्या नए अनुभव आपको मिल रहे हैं? सर, परिचय के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नाम हर्षिता दवे है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ और राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। परिवर्तन की बात करूँ तो एक पल आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है। जो 2 साल का परिश्रम है, वो एक पल में बिल्कुल सार गर्भित कर देता है आपकी पूरी तैयारी को, आपके पूरे परिश्रम को, आपकी पूरी मेहनत को। सब कुछ बदल गया है। रिज़ल्ट आने के पहले मैं हर्षिता दवे थी, अब मैं डेप्यूटी कलेक्टर हर्षिता दवे हो गई हूँ। तो निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्नता है, परिवार में बहुत खुशी है और मुझे दूसरों को देखकर इस बात की खुशी है कि न सिर्फ़ मेरी उपलब्धि पर मैं खुश हूँ, बल्कि दूसरे मेरी उपलब्धि पर मुझसे ज़्यादा खुश हैं। आँखों में आँसू ऐसे ही नहीं आते, दिल में बहुत खुशी होती है और तब वो आँखों में झलकती है, तो बहुत प्रसन्नता है। क्या बात है, ग्रेट। मुझे वो समय और जानना है जब आपने रिजल्ट चेक किया, उस समय क्या हुआ था? पीडीएफ में आपने नाम देखा होगा, सबसे पहले किसको बताया? जी सर, मैं 2025 के मेंस की ही पढ़ाई कर रही थी और अचानक से कॉल्स पर कॉल्स आने लगे। मैंने जब फ़ोन उठाया तो मेरे ही एक सहपाठी ने मुझे बताया कि तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हो, और मेरे हाथ थर-थर, थर-थर काँप रहे थे क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक इतना अच्छा परिणाम मुझे मिलेगा। बहुत खुशी थी। मैंने झट से मम्मी को आवाज़ लगाई, दादी को आवाज़ लगाई और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे तवे पे रोटी जल गई। तो मम्मी रोटी वहीं छोड़कर भाग कर आई और मैंने सबसे पहले भैया को कॉल किया, पापा को कॉल किया और उसके बाद लगातार जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हुआ और वो खुशी आप मेरे चेहरे पर आज भी देख सकते हैं। आज 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी वो खुशी कायम है। खाना-पीना ठीक से नहीं हो रहा है, सोना ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो चमक चेहरे पर दिखाई दे रही है, उसका राज़ वो खुशी है, वो परिणाम है, जो सकारात्मक रहा। आपको कितना भरोसा था अपने रिजल्ट पर? आपको लगता था कि डिप्टी कलेक्टर पद मिल ही जाएगा या आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आएँगे? जी सर, मैंने 23 में अपना पहला प्रयास किया था एमपीपीएससी का और 2023 में कुछ गलतियाँ हुई थी निश्चित तौर पर, उन पर मैंने बहुत काम किया। क्योंकि हम मिस्टेक यही करते हैं कि हम अपनी गलती नहीं खोज पाते हैं और हमारी गलती हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। करेक्ट। तो मैंने सबसे पहले आत्म-अवलोकन किया कि मैंने कहाँ गलती की कि मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया 23 का। तो मैंने उन गलतियों पर काम किया तो मेरा मेंस काफ़ी अच्छा रहा 24 का। इंटरव्यू में मुझे आत्मविश्वास था कि मुझ में जो वक्तृत्व कला है, उसका मुझे लाभ मिलेगा। विनर्स में अपना पहला मॉक दिया था। मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि पहला मॉक मैंने विनर्स में दिया था। पहला मॉक जो था वो विनर्स में ही आपने दिया है? जी सर। ओके। तो मुझे कहीं न कहीं रिव्यूज़ भी अच्छे मिले थे। कुछ गलतियाँ हुई उस पर मैंने काम किया
और इसलिए मुझे आत्मविश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं तैयार थी 25 के अटेम्प्ट के लिए। मुझे विश्वास था कि अगर 24 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं दुगनी तैयारी के साथ 25 में मैदान में उतरूँगी और उसमें सिलेक्शन लूँगी। थोड़ा-सा मुझे जानना है आपका जो पारिवारिक या घर का जो माहौल है, माता-पिता क्या करते हैं, उनका सपोर्ट कैसा रहा है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी सर, मेरी जो मम्मी हैं, वो हिंदी की शिक्षिका हैं, एक प्राइवेट संस्थान में, एक स्कूल में और निश्चित तौर पर हिंदी का लाभ, हिंदी जो सीखी है मैंने, वो मेरी मम्मी से ही सीखी है। बचपन से मम्मी ने हिंदी पर पकड़ मज़बूत की है। उसका मुझे पेपर 5 में भी काफ़ी लाभ पहुँचा क्योंकि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि 4 पेपर पर फ़ोकस करते हैं, लेकिन हिंदी पर जो पकड़ मज़बूत हुई है, उसका श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। इसके अलावा मेरे पापा साहित्यकार हैं, तो जो साहित्यिक समझ होनी चाहिए, जो निबंध के लिए आवश्यक है। निबंध में विचारों का प्रवाह, विचारों की मौलिकता, रचनात्मकता, आपका फ्लो बहुत मायने रखता है, आपकी मौलिकता बहुत मायने रखती है। तो वो कहीं न कहीं मुझे पापा से मिला है। मैं स्वयं डिबेटर रही हूँ, बचपन से मैं मैं अगला सवाल ये पूछने ही वाला जी, था कि आपने स्कूल, कॉलेज में बहुत कॉम्पिटिशन में जी पार्टिसिपेट सर, किया होगा। बिल्कुल। तो परिवार में जो सकारात्मक माहौल था हिंदी को लेकर, मैं भी हिंदी मीडियम से ही चयनित हूँ, तो कहीं न कहीं परिवार का सकारात्मक सपोर्ट रहा। परिवार हों, रिश्तेदार हों, लोग अक्सर इस तरह का मज़ाक उड़ाते हैं कि रिश्तेदार के टॉन्ट बहुत काम करते हैं मोटिवेशन के लिए। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे कभी किसी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और हम कहते हैं कि मुख पर एक बार माता सरस्वती विराजित होती है। तो हमें भी नहीं पता होता कि कब किस व्यक्ति के मुख पर किस समय माता सरस्वती विराजित हो जाए और आज वो सच हो गया है। नहीं, बिल्कुल इस बात को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है आपसे बात करते हुए, लेकिन आपकी हिंदी, आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा है और वो लग रहा है कि माता-पिता का जो बैकग्राउंड रहा है, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिला है। जी सर। सबसे पहले कब आपके मन में आया कि एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए या कहाँ से वो इंस्पिरेशन आपको मिली और कैसे फिर आपने शुरुआत की? सर, जब मैं 11th क्लास में थी, तो मेरी मैम ने मुझे कहा था कि हर्षिता तुम पढ़ने में अच्छी हो, लिख अच्छा लेती हो, बोलती अच्छा हो, तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे लगता है कि तुम में वो गुण है कि तुम्हें एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं दिमाग में तो तभी से था, लेकिन तैयारी औपचारिक रूप से मैंने प्रारंभ की जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, सेकंड ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ था और 1 साल बाकी था मेरे पहले अटेम्प्ट के लिए। मैंने तब औपचारिक रूप से तैयारी शुरू की और सितंबर 2023 में ही मैंने अच्छी तरह से तैयारी प्रारंभ की थी और उसके ठीक 2 साल बाद सितंबर 2025 में मुझे उस 2 साल के परिश्रम का परिणाम भी मिल गया, जो सकारात्मक रहा। तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। आपने बताया कि 2023 में आपको असफलता मिली। जी, सर। उस समय आपको क्या लगा कि किन चीज़ों पर सुधार करने की ज़रूरत है? क्या गलतियाँ आपने उस समय ऑब्ज़र्व करी और उनमें सुधार किया? सबसे पहली गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने प्रीलिम्स पर ज़्यादा फ़ोकस किया था। अच्छा। और ये बहुत बड़ी रणनीतिक भूल होती है। एमपीपीएससी को पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो लंबा समय लेती है। उसे पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा नियोजन सही नहीं होता है। अगर हमारी रणनीति सही हो, हमारी स्ट्रैटेजी सही हो, तो वो इतना लंबा खेल नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। तो मुझसे जो भूल हुई थी वो यही थी कि मैंने प्रीलिम्स पर फ़ोकस किया था। सबसे पहला सुधार वही किया कि मेंस पर फ़ोकस किया 2024 के समय क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीलिम्स 3 से 4 महीने में कवर किया जा सकता है, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, सिलेबस का गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है और आंसर राइटिंग की ज़रूरत है। तो मैंने उस पर काम किया, शॉर्ट नोट्स बनाए सबसे पहले क्योंकि ये भी एक गलती थी, 23 में मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, तो सिनॉप्सिस बनाने पर काम किया, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, आंसर राइटिंग की और उसका परिणाम था कि मेंस मेरा क्वालीफाई हो सका। थोड़ा-सा आपके रूटीन के बारे में बताइए कि क्या आपका रूटीन होता था, शेड्यूल क्या होता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? सुबह से मतलब रात तक क्या आप कैसे चीज़ों को बाँटते थे? जी सर, मुझे लगता है सभी टॉपर्स की या सभी चयनित अभ्यर्थियों की अपनी-अपनी रणनीति होती है, ये व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सुबह उठकर पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि सुबह जो एनर्जी होती है, जो सकारात्मक माहौल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह पढ़ना। तो जब टेस्ट या एग्ज़ाम्स होती थी तो मैं 6 बजे 5 बजे लगभग उठ जाती थी और सुबह उठते ही पढ़ती थी। जब मुझे आवश्यकता होती थी तो मेडिटेशन भी बिल्कुल समय-समय पर मैंने किया है। इसके अलावा पढ़ाई के घंटे की अगर बात करूँ तो मेरा हमेशा यही सुझाव है कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप 16 घंटे भी सामने बुक को लेकर बैठे हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है और अगर आप 4 घंटे में उतना प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं, जितनी कोई 12 घंटे में भी नहीं कर सकता, तो वो ज़्यादा मायने बोला। रखता है।
मेरी अगर बात करूँ तो मैं एवरेज 10 से 12 घंटे पढ़ती थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे लगातार एग्ज़ाम्स देने जो पीएससी के पिछले 2 साल की मेरी तैयारी थी, दिसंबर में पहली प्रीलिम्स दी, मार्च में पहली प्रीलिम्स का मेंस दिया, जून में दूसरी प्रीलिम्स दी, तो कहीं न कहीं मुझे समय नहीं मिला, इसलिए शायद हो सकता है कि मेरा जो एवरेज स्टडी आवर्स थे वो 12 घंटे थे, लेकिन कभी-कभी बढ़ भी जाते थे, कभी-कभी कम भी हो जाते थे। हम रोबोट नहीं हैं कि उसी दक्षता के साथ पढ़ाई कर सकें, तो मेरा यही होता था, लेकिन मेरा फ़ोकस इसी बात पर रहता था कि मैं क्वालिटी पर फ़ोकस करूँ। जो पढ़ूँ, ठीक पढ़ूँ, अच्छा पढ़ूँ और डेडिकेशन के साथ पढूँ। तो आपके अनुभव के हिसाब से कोई नया जो बच्चा अब शुरू करे तैयारी, तो वो कैसे प्री, मेंस इनको मैनेज करके चले? कैसे इनको बैलेंस करके चले? जी सर। जो एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करना चाहता है। जी सर। मेरा सुझाव सभी अभ्यर्थियों को यही है कि उन्हें सबसे पहले अगर उनके पास 1 से 2 साल का समय है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने पर काम करने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले एक बार सिलेबस को ठीक तरह से समझें। अगर आपको आवश्यकता हो तो किसी मार्गदर्शक की सहायता लें। इसके बाद आप तैयारी प्रारंभ करें और मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले एक बार मेंस को पढ़ें, क्योंकि आप इतने सारे नोट्स लेकर शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ जाएँगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें, इतना बड़ा सिलेबस है। तो पहले आप चाहें तो एक-एक यूनिट करते जाएँ, 1 यूनिट आज की, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। आप इस तरह की रणनीति पर काम कर सकते हैं। सिलेबस को कुछ टुकड़ों में विभाजित करना अच्छा रहता है, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस और एक छोटा सिलेबस बूँद-बूँद से सागर भरता है। रोज़ आप 1 यूनिट का अगर 2 टॉपिक भी करते हैं, 3 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, तो मेरी सलाह यही है कि प्रीलिम्स की नोटिफ़िकेशन आने के पहले आप कोशिश करें कि मेंस के काफ़ी शॉर्ट नोट्स आपके पूरे हो जाएँ। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद 3 से 4 महीने ज़्यादा समय होता नहीं है आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। जब आप बड़ी-सी पुस्तकों को एक छोटे से सिनॉप्सिस में समेट लेंगे, तो आपको उसका लाभ तब समझ आएगा जब आपके पास सिर्फ 6 दिन होंगे और उन 6 दिनों में जब आपके पास कुछ घंटे होंगे और अगले दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तब आप सिर्फ उसे स्कैन कर लेंगे, तो वो आपको आंसर राइटिंग के समय याद आएगा, आपको दिला देगा। ये मेरा सुझाव है। इसके अलावा सर प्रीलिम्स के लिए मैं यही सलाह दूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएँ। प्रीलिम्स फैक्चुअल है, तो रिविज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स इतनी आसानी से याद नहीं रहते। यूनिट्स बहुत कम हैं, लेकिन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। करेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न ज़रूरी है। मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स जैसा मैंने बताया, उस पर काम करें। इंटरव्यू के लिए अपने व्यक्तित्व पर काम करें। अपनी जो कमियाँ हैं, उसे सुधारें। ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें। कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, तो ना कहने में कोई संकोच नहीं है। तो आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका बोलने, आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है? आपके व्यक्तित्व के अंदर वो गुण है या नहीं कि आपको इतना बड़ा कार्यभार सौंप दिया जाए? तो उस पर काम करें और मुझे हमेशा पापा ने यही बताया है कि तुम में वो गुण हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आता है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैं बहुत छोटी-सी थी, तो एक कविता की कार्यशाला थी, तो राष्ट्रबंधु जी वहाँ पर मौजूद थे, बाल साहित्यकार हैं। उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया और एक कविता मैंने सुनाई थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उन्होंने पूछा, "आपको क्या ये कविता पसंद है?" मैंने कहा, "नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है।" उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है? तो उसका कारण मैंने जो बताया बहुत छोटी थी तो बाल सुलभ वो बातें थी। मैंने कहा सर जब हमें पता है कि मछली को हाथ लगाने से वो डर जाती है तो उसको हाथ लगाना क्यों है? और जब पता है कि बाहर निकलने से वो मर जाती है तो उसको बाहर निकालना क्यों है? तो ये जो संवेदनशीलता एक प्रशासक के अंदर होनी चाहिए, मुझे लगता है वो मेरे अंदर बचपन से थी और वो आज भी मौजूद इसलिए है क्योंकि जब परिणाम आया, तब मुझे रोना नहीं आया। तब आँखों में सच बताऊँ तो समय ही नहीं मिला आँसू आने का। लगातार लोगों से मिलना जारी रहा, लेकिन पहली बार मेरी आँखों में आँसू तब आए जब मैं भंवरकू आई और मैंने लाखों बच्चों को देखा। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि उन लाखों बच्चों में से एक आज मैं बन पाई हूँ। तो मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि मेरा कार्य अब प्रारंभ होगा। डेप्यूटी कलेक्टर मेरा लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य ये है कि वो उस सीढ़ी से जुड़कर मैं समाज से जुड़ सकूँ और बच्चों को मार्गदर्शन दे सकूँ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। सबके अपने-अपने संघर्ष हैं, किसी के व्यक्तिगत संघर्ष हैं, किसी के पारिवारिक संघर्ष हैं, किसी के आर्थिक संघर्ष हैं। भंवरकुआ और भोलाराम की गलियों से हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो परिचित नहीं है। सब जानते हैं कि किन स्थितियों में रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप डटे रहे हैं, तो आप सफल हैं और अभ्यर्थी का अर्थ ही सफल है। मैंने इसके पहले कुछ पॉडकास्ट दिए, मुझसे प्रश्न किए गए कि असफल अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि असफल अभ्यर्थी कोई शब्द ही नहीं है।
एस्पिरेंट का अर्थ ही है कि आप आशान्वित हैं, आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। अपनी बारी का, अपनी सफलता का। तो मेरा यही कहना है। अभी आपने 4-5 दिनों में खासकर इतने सारे विद्यार्थियों से मुलाकात करी और भी आप लोगों से मिले। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको लगा हो कि ये प्रश्न अनएक्सपेक्टेड था, कोई एक अलग प्रश्न आपको आया हो? जैसे सब लोग आपसे नॉर्मल अभी चीज़ें पूछेंगे, जी सर। कैसे आपने तैयारी करी? कोई अलग प्रश्न आपको मिला इस बीच में? जी सर, मुझसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यही प्रश्न किया कि आपकी रणनीति क्या रही? आपका प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या रही? मेंस के लिए क्या करें? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ? लेकिन एक प्रश्न जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो यही था कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। कम है। हम सभी आशान्वित रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने वही कहा कि अगर डिमोटिवेशन होता है, तो आप एक बात ध्यान रखकर चलिए कि ये आपके जीवन का केवल एक भाग है, या आपका पूरा जीवन नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने आपको किस प्रयोजन से भेजा है, ये हम स्वयं भी नहीं जानते। मैंने उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एयर फोर्स में जाना चाहते थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। और जब एयर फोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्हें भी बहुत डिमोटिवेशन हुआ। तब वो नहीं जानते थे कि ईश्वर ने उनके लिए क्या प्रयोजन रखा है बिल्कुल से। उन्हें किसी व्यक्ति ने इस बारे में समझाया, वो फिर से उसी उत्साह के साथ मोटिवेटेड हुए। और ये उदाहरण हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो व्यक्ति एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो सके, वो तीनों सेना के प्रमुख एक दिन बने, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो मेरा मानना है कि जब भी डिमोटिवेशन हो, एक बात याद रखनी चाहिए कि हम बहुत ही बड़े लक्ष्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, जो हम नहीं देख सकते, लेकिन वो ईश्वर देख रहे हैं। वो जो करेंगे, अच्छा करेंगे। आंसर राइटिंग पे थोड़ी-सी बात करते हैं। आपने आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करा? क्योंकि वो एक आर्ट है, जी। तो आपने उसके लिए किस टाइप से मेहनत करी? कैसे अपने आंसर्स को आपने इम्प्रूव किया? मैंने आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। अगर कोई घर पर इतना अनुशासित है कि वो घर पर लिख सकते हैं, तो ये उनका निर्णय है, बहुत अच्छी बात है। मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, वहाँ पर मुझे अपनी कमियों का पता लगा कि क्या गलतियाँ मुझसे हो रही हैं, और लगातार मैंने उसमें सुधार करने की कोशिश की। लेकिन आँख मूंद पर आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद का भी आकलन करना चाहिए कि किन कमियों को वास्तव में मुझे सुधारना है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, जो आपको स्वयं को लगता है आंसर राइटिंग में। तो मैंने इसी पर काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हो आंसर में, कोई भी आंसर अपने आप में अलग हो, उसका कंटेंट अलग हो, और मेरा कुछ अंदर से इनपुट हो। जो बुक्स में है, वो तो बुक्स में है ही, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसमें क्या अलग कर सकती हूँ, इस पर मेरा फ़ोकस रहता था। मैं पॉइंट्स में आंसर लिखती थी, और टाइम मैनेजमेंट पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि आप क्या लिखते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन आप कितने क्वेश्चंस पूरे कर पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्पीड पर काम किया। 1 मिनट में मैं 2 मार्कर करती थी, 3 से 4 मिनट मैं लेती थी, 3 साढ़े 3 मिनट 7 मार्कर के लिए, और 10 मार्कर के लिए मैं 7 से 8 मिनट लेती थी। जब स्पीड आपके दिमाग में होगी, तो पहले आपको घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, धीरे-धीरे आपके दिमाग की घड़ी बोलेगी और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। साथ ही फ्लो चार्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन अपने आप में दूसरे से कुछ अलग दिखे। 2 मार्कर में हमें कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी होती है, तो कोशिश करें कि मिनिमम 3 पॉइंट्स आप लें। अगर कोई एक ही परिभाषा या कुछ कब तक लागू होगी ये योजना, इस तरह के प्रश्न हैं तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि 3 पॉइंट्स मिनिमम हो, डाइवर्सिटी हो, फ्लो चार्ट हो, आपकी अच्छा कंटेंट आप उसमें लिखें, बस यही मायने रखता है। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, तो लगातार तो हम ऑब्वियसली इंसान हैं, लगातार 8 घंटे, 10 घंटे हम पढ़ नहीं सकते, बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं। तो कोई गाने सुनता है, कोई मूवी देखता है, कोई फ्रेंड से बात करता है या कोई आराम कर लेता है या सोशल मीडिया रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप क्या करते थे? ब्रेक कैसे लेते थे आप? सर, हम दिन भर तो पढ़ाई करते नहीं, तो मैं अपना समय परिवार के साथ बिताती थी। मैं रोज़ शाम को मम्मी के साथ टहलने जाती थी, मंदिर जाती थी। इसके अलावा मैं जब खाना खाती हूँ, तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि लोग तारक मेहता देखना पसंद करते हैं खाते समय। मैं भी खाते समय 20 से 25 मिनट टीवी देखती थी। उससे मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता था, पढ़ाई के लिए नई एनर्जी आती थी। मैं अपने लिए समय निकालती थी, संगीत सुनती थी, मुझे संगीत सुनने का भी बहुत शौक है। इसके अलावा कुछ पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे पीएससी के ही अभ्यर्थियों के, यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए अगर आप सुनें तो वो बहुत लाभदायक हैं। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी तो स्वामी प्रेमानंद को सुनती थी, वो सुन के नई एनर्जी आती थी। इसके अलावा जब भी मेरी मेंस हुई थी, अक्टूबर में मेरी जब मेंस हो गई थी, तो मेरे एक सर हैं कॉलेज के, उन्होंने कहा था कि हर्षिता, तुमने मंच से दूरी बना ली है पीएससी की तैयारी के दौरान 2 साल के लिए। और मैं इस तरह की लड़की थी कि मैं बहुत सामाजिक थी।
4 दिन में एक ना एक बार मैं मंच पर चढ़ ही जाती थी। अच्छा। तो मंच से दूरी बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, मैंने उस पर भी काम किया और मैं अपने एक टेबल में अपने आप को मैंने समेट लिया था। तो सर की इच्छा थी कि चूँकि अब तुम्हारी मेंस हो गई है, तुम्हारे पास 1 से 2 महीने हैं, प्रीलिम्स के लिए भी टाइम है, तो तुम एक बार फिर से एक कॉम्पिटिशन में भाग लो। कालिदास उत्सव उस समय हुआ था, नवंबर में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ और वाद-विवाद प्रतियोगिता थी। तो मैंने कुछ समय उसके लिए भी निकाला 1 दिन और बहुत 1.5 साल के बाद लगभग मैं मंच पर चढ़ रही थी। तो उसमें भी मैंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि मुझे 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। एक प्रथम पुरस्कार, एक सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार, एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार और एक सर्वश्रेष्ठ छात्रा दल का पुरस्कार। अरे! तो उन 4 पुरस्कारों ने मुझे एक नई एनर्जी दी कि जो मेरी हॉबी थी, वो मैंने एक बार फिर से की, एक बार फिर से अपने लिए समय निकाला, जो मैं हूँ। तो उससे मुझे फिर से एक बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ने में नई एनर्जी मिली थी 2025 की प्रीलिम्स के लिए। तो सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं करते थे? इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक ये सब आप नहीं चलाते? रील्स जो आजकल स्क्रॉल करने की हैबिट है सभी की, आप इनसे दूर थे या थोड़ा बहुत वक़्त आप इनको देते थे? सर, मैं सोशल मीडिया पर थी और उसका उपयोग भी मुझे लगता है कि मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि तलवार यदि राम के हाथों में दी जाए तो वो सृजन करेगी, रावण के हाथों में दी जाए तो संहार करेगी। आप अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। पीएससी के लिए भी मैं चैट जीपीटी पर डालती थी कि ये टॉपिक हैं, मुझे इस पर कुछ कोर्ट केसेस, कुछ करंट की योजनाएँ, इसे करंट से रिलेट करो। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से उसको करंट से रिलेट कर देता था और कई सारे थिंकर्स के हमें कोट्स मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर जनसंपर्क विभाग की एक वेबसाइट है, तो टेलीग्राम पर बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं। तो सोशल मीडिया भी बहुत हेल्पफुल है आपकी तैयारी के दौरान। ज्योग्राफी की बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उसे देख लेते हैं तो वो याद हो जाता है। जब मैं आंसर लिखती थी तो मुझे अचानक से कोई ऐसी ही सोशल मीडिया की पोस्ट याद आ जाती थी जो आंसर लिखने के लिए लाभदायक हो सकती है। और साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि रील्स बहुत ज़्यादा भटकाव करती हैं। आपको सही समय पता होना चाहिए कि अगर वो पढ़ाई के दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो फिर वो गलत है। लेकिन अगर आप मनोरंजन के लिए कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, कुछ रील्स देखते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने आप को सज़ा नहीं दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको समाज से जुड़ना है। अगर आप समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सोशल मीडिया से ही दूर रहेंगे, तो आप कैसे वर्तमान परिस्थितियों से परिचित होंगे? और ये है कि आपकी अगर पढ़ाई का बैलेंस बना हुआ है तो फिर सोशल मीडिया चलाने में कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप 10 घंटे अगर पढ़ रहे हो, 1-2 घंटे आप बिल्कुल। थोड़ा-सा फ्रेशनेस के लिए भी काम जी, करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। इंटरव्यू पे थोड़ा-सा बात करते हैं। आपका इंटरव्यू कितनी देर रहा? कौन-सा बोर्ड था? और क्या क्वेश्चन्स रहे आपके जनरली उसमें? मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला था और मैंने अपने डेस्क में जो लिखी लिखी थी अपनी उपलब्धियां भी मैंने उसी में मेंशन की थी कि आकाशवाणी इंदौर में मैंने वार्ता प्रसारित की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है वाद विवाद में। राष्ट्रीय युवा उत्सव में मैं विजेता रही हूँ वाद विवाद और भाषण में। महिला छात्र संसद में मैं प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हूँ। मैंने अपनी हॉबीज़ में वक्तृत्व अभिनय मंच संचालन लिखा था, तो मुझसे भाषण देने को कहा गया और मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर भाषण दिया था इंटरव्यू में। इसके अलावा जो मेरा ग्रेजुएशन का विषय है समाजशास्त्र, उसके कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। जैसे कुछ श्रमिक संगठनों के नाम मुझसे पूछे गए, लैंगिक असमानता क्या है, ग्रामीण समस्या क्या है मुख्य 3 और उसे सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मुझसे बात की गई थी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिस पर चर्चा की गई थी। कि जब रिज़ल्ट आया तो आपने अपनी माँ का, पिताजी का ज़िक्र किया, लेकिन आपने दादी के बारे में भी कुछ कहा था, थोड़ा-सा मैं उस बारे में भी जानना चाहता हूँ। जी सर, मेरी दादी ने पूरी जर्नी देखी है मेरी, क्योंकि सफलता जब आपको मिलती है तो सभी लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जो असफलता के दौर में आपके साथ होते हैं वो आपका परिवार है। जब कोई नहीं कहता कि आप सिलेक्ट होंगे तब भी आपका परिवार हमेशा आपको ये कहेगा कि आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। तो दादी ने बहुत करीब से मुझे मेहनत करते हुए देखा है। चाहे मैं पढ़ती होती थी तो दादी काजू बादाम लेकर मेरे पास रख जाते थे। मेरा घर इंदौर में ही है, तो मुझे परिवार का माहौल मिला। मैंने देखा है कि कई लोग दूसरे गाँवों से आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मुझे बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ मेरा परिवार पूरे संघर्ष के दौरान रहा। जो पढ़ाई है वो तो सबके लिए समान है, उतनी पढ़ाई सबको करनी है, चाहे आप भोलाराम पर रहें या अपने घर पर रहें। मैं घर
घर पर ही रहकर पढ़ाई करती थी, तो दादी ने देखा है, दादी बहुत खुश थे जब मेरा रिज़ल्ट आया तो। बहुत खुशी थी हमारे घर पर। दादी की प्रसन्नता मेरी दादी को कमर में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद वो 5 दिन से लगातार खुशियाँ मना रही हैं। दादी मिठाई लेकर पूरी कॉलोनी में बाँटने गए कि कमर तो ठीक है, लेकिन ये जो पल है, इसको मैं जीना चाहती है। तो उनका सपना पूरा हुआ है, ये बिल्कुल सच बात है। तो जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तो आपने क्या सोचा है कि आप इस पद पर रहते हुए क्या बदलाव लाना चाहते हैं? समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि डेप्यूटी कलेक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य अब शुरू होगा। क्योंकि लक्ष्य ये है कि समाज के विकास में मेरी भी कुछ भूमिका हो। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकूँ। जो मुझ पर ज़िम्मेदारी है, जो लोगों की आशाएँ हैं, उस पर मैं खरी उतर सकूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि समावेशी विकास सुनिश्चित हो, अंत्योदय जिसे हम कहते हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। योजनाएँ बहुत सी चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचे, जन भागीदारी बढ़े और समाज में शिक्षा का स्तर उच्च होना बहुत ज़रूरी है। लोग यदि शिक्षित होंगे, तो सशक्त होंगे तो सक्षम होंगे। यही मेरा मंत्र है। तो मैं इसी पर काम करूँगी कि समाज का विकास हो, समावेशी विकास। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी अभी तक की पढ़ाई की और ये जो पूरी जर्नी रही है, तो कुछ 4 या 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको लगते हो कि ये चीज़ें हर एक विद्यार्थी को ध्यान रखनी चाहिए, अगर उसे जल्दी सफल होना है? मैं सफलता के जो मंत्र हैं, वो यही मानती हूँ। पहला है सकारात्मकता। सकारात्मक बने रहिए क्योंकि एक ऑरा बनता है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। वही सकारात्मकता है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। दूसरा है धैर्य, क्योंकि हम सफ़र शुरू तो कर देते हैं लेकिन ये सफ़र कहाँ तक ले जाएगा, कब तक चलेगा, ये किसी को पता नहीं होता। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। तीसरा है परिश्रम। हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें भाग्य पर डिपेंड करती है, कुछ समय होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ भाग्य होता होगा, लेकिन परिश्रम के बिना आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। परिश्रम बहुत ज़रूरी है और चौथा है सतत प्रयास। हम कहते हैं कि एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट देंगे, दूसरा नहीं निकला, तीसरा देंगे और ऐसे टॉपर्स हमने देखे हैं जिनमें इतना पेशेंस है कि उन्होंने लगातार अटेम्प्ट दिए, लेकिन उन्हें सफलता मिली। तो सतत प्रयास करते रहिए, धैर्य रखिए, परिश्रम करते रहिए और सकारात्मक रहिए। यही मेरा मंत्र है। और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए जी क्योंकि सर। डिमोटिवेशन भी एक इस यात्रा का हिस्सा होता है कि आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिमोटिवेट होते हैं। जी, तो वो सेल्फ मोटिवेशन भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है हर्षिता जी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, ख़ासकर जो आपका पूरा संवाद शैली है, जो बातचीत करने का तरीका है, बहुत पसंद आया मुझे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी आज की इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी कम समय में आपने बहुत सारी बातें बताई है। तो एक बार फिर से पूरे विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको शुभकामनाएँ और धन्यवाद भी जो आपने समय निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। Preview.